हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेस। आज मैं आपको स्टूडेंट बताने वाला हूँ लामिस थ्योरम, जो कि क्योंकि लामिस थ्योरम पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लामिस थ्योरम आपको अगर आ गया तो आपका मतलब मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा ये मेरा नेक्स्ट क्लासेस चैनल। और इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और मैं इसमें आज मैंने सुबह PDF बुक प्रोवाइड करी है अप्लाइड मैकेनिक्स की। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में मेरे जाइएगा और अगर जिसको मतलब लॉकडाउन के चलते कोई घर पर गया है और वो उसके पास बुक नहीं ले जा पाया है तो वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट से PDF में बुक डाउनलोड कर सकता है, फुल बुक डाउनलोड कर सकता है। सार्थक की बुक है और अप्लाइड मैकेनिक्स की सार्थक की बुक वो फुल डाउनलोड कर सकता है और उससे वो घर पे अच्छा से पढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स देर न करते हुए मैं आज लामिस थ्योरम प्रूव करने जा रहा हूँ। और हाँ, अप्लाइड मैकेनिक्स के अगर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर लिंक दे दी जाएगी आपको, वहाँ से भी आप लिंक पर क्लिक करके अप्लाइड मैकेनिक्स के फुल जो बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो लामिस थ्योरम हम शुरू करना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम लामिस थ्योरम किसे कहते हैं, लामिस थ्योरम का थ्योरम क्या होता है। तो लामिस थ्योरम में अगर हम देखें तो लामिस थ्योरम का हम लिखेंगे परिभाषा लिखेंगे कि किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल यदि साम्यावस्था में हो, किसी कण पर क्रिया कर रहे यदि तीन बल साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल अन्य दूसरे बल के बीच के जो कोण के जो होती है ज्या के समानुपाती होती है। ठीक है, ये आप परिभाषा लिखेंगे। तो मैं पहले इसका फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, फिगर हम पहले बना लेते हैं। तीन बल दर्शाते हैं। तीन बल हम कैसे दर्शाएंगे, तो पहले हमने हमने ये बल खींचा, इस बल को दर्शाया। इस बल को हमने क्या माना, P, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में। अब हमने क्या करा, एक एंगल पे हमने क्या करा, अल्फा एंगल पे ये आपको Q बल आपको इस डायरेक्शन में मैंने खींचा। समझ में आ गया होगा। और हम ये क्या करेंगे, और एक दूसरा बल जो होगा आपका इस तरह खींचेंगे, इसके बीचों बीच से दूसरा बल इस तरह कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा होगा। इसको हमने एक R फोर्स मान लिया है। ठीक है, इसको हमने R फोर्स मान लिया है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर समलंब चतुर्भुज पूर्ण करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम एक समलंब चतुर्भुज पूर्ण करेंगे सॉरी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। कहाँ पे, तो ये यहाँ पे। ठीक है, इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचे और फिर इसके पैरेलल, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। ये जो है ये हो गया। अब यही उठा करके हम रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन। समझ में आ रहा होगा। इसको भी हमने मिला दिया। समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, इसको हमने पॉइंट ए मान लिया। ठीक है, और इसको पॉइंट हमने डी मान लिया। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया और ये आपका पॉइंट बी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट अगर फाइंड करें, R डैश, ये आपका R है, ये आपका R है। इसका रिजल्टेंट अगर हम फाइंड करें तो इसके हम विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है इसका रिजल्टेंट। समझ में आ रहा होगा। विकर्ण द्वारा प्रदर्शित करने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे विकर्ण को। ये हो गया आपका R डैश। इतना समझ में आया कि नहीं। R डैश ये आपका हो गया परिणामी
आर हो गया परिणामी। यहाँ से हमने क्या करा, ये तो अल्फा कोण आपका बन रहा है, ये आपका जो एंगल है अल्फा, तो मैं बताया था कि अल्फा कोण ये बन रहा है, ये टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल है अल्फा। और ये जो एंगल है आपका, ये एंगल तो हमें मालूम नहीं है और हम फाइंड करेंगे। और ये जो एंगल, ये जो जैसे आर, जो आर बल है और एक पी बल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, जैसे आर और क्यू बल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है गामा बन रहा है। समझ में आ गया होगा। यानी कि अल्फ़ा ये टोटल एंगल है, यानी कि क्यू और पी के बीच का एंगल अल्फ़ा है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो आर और पी बल के बीच में बीटा है एंगल, और क्यू और आर बल के बीच में है एंगल क्या है, गामा है। इतनी बातें आपको समझ में आई गई होंगी, ठीक है। चलिए, तब अगर हम देखें इसको, हम क्या करें, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इतना आगे बढ़ा लिया तो अगर हम देखें ये एंगल अगर गामा है, ये एंगल गामा है, तो ये लाइन सीधी जा रही है, तो ये भी जो एंगल होगा, और ये लाइन के पैरेलल है ये, तो ये जो एंगल होगा आपका, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। जब ये एंगल गामा हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आपको। और अगर हम यहाँ पर देखें, ये है आपका अल्फा, इसी के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, जैसे ओ ए बी के पैरेलल जो है ए और डी है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं मिनी ड्राफ्टर निकालता हूँ और इसके बाद में आपको इसको अब प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ किया जाएगा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो प्रूफ करने के लिए अगर हम देखें, यहाँ पर 3 बल हैं। इसका मैंने परिभाषा अभी एक फिर से बोल दे रहा हूँ कि किसी कण पर क्रिया कर रहे 3 बल यदि साम्यावस्था में हो, 3 बल यदि साम्यावस्था में हो, तो प्रत्येक बल का जो होता है ना, प्रत्येक बल अन्य दूसरे बलों के बीच की कोण के ज्या के समानुपाती होता है। यानी कि साइन होता है ना, ज्या मतलब साइन के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होगा। तो चलिए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम कि माना कि एंगल, यहाँ पर देखें हम एंगल ए ओ बी क्या हमने माना है, अल्फा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अल्फा है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ बी जो है पी तथा क्यू जो बल है उनके बीच का कोण है। तो लिख देते हैं पी तथा क्यू बलों के, ये 5 नंबर का आता है डिप्लोमा में, बलों के बीच का कोण। और इस पर सारे क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पी तथा क्यू के बलों के बीच का कोण, इसका यूज भी मैं बताने वाला हूँ। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब देखें हम एंगल ए ओ सी, ए ओ, और हम इसको मान लें सी, ठीक है, इसको मान लें सी। तो ए ओ सी के बीच का जो एंगल है बीटा, यानी कि बल पी तथा बल आर के बीच का एंगल जो है बीटा है। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू बीटा। ये कौन सा है, बल पी तथा आर के बीच का कोण। ये इतनी सारी समझ में आ गई होंगी आपको बातें। चलिए, और अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी यहाँ पर देखें, बी ओ और सी, तो ये एंगल है आपका गामा। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू गामा। ये किस बल के बीच का कोण है, तो आर तथा क्यू, तो आर तथा क्यू बलों के बीच का कोण है ये
ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें अगर देखें तो त्रिभुज एक बनेगा आपका AOD। तो त्रिभुज की बात करें तो AOD, तो AOD के बीच का एंगल क्या है, पहले ये निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज AOD में, ठीक है, AOD में, AOD जो है आपका एंगल AOD अगर देखें तो एंगल AOD कितना है, कैसे हम फाइंड करेंगे एंगल AOD? तो AOD जो फाइंड करेंगे हम कैसे फाइंड करेंगे भैया, ये है आपका टोटल, ये अगर एक लाइन पर देखें, इस लाइन पर देखें तो ये 180 डिग्री का एंगल होगा। 180 डिग्री में से अगर इतना वाला घटा दे, ये बीटा घटा दे, तो ये एंगल हमें फाइंड नहीं होगा, ये वाला एंगल तो फाइंड हो जाएगा ना। बीटा घटा देते हैं इन 180 में से, ये वाला बीटा घटा देंगे तो ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 180 माइनस बीटा। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए 180 डिग्री है ये आपका। अब चलिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एंगल OAD। तो ये वाला एंगल जो होगा आपका, ये वाला एंगल कितना होगा, ये है आपका अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। ये भी समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे एंगल OAD बराबर 180 माइनस अल्फ़ा। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एंगल ADO की। एंगल ADO भैया कौन सा है, A इसके बाद D और इसके बाद O। तो ये वाला एंगल जो है आपका, तो ये तो एक लाइन पर है, और तो ये लाइन पर है, और ये एंगल जो है गामा है। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला। तो 180 में से गामा घटा देंगे तो ये वाला एंगल फाइंड नहीं हो जाएगा। तो लिख देते हैं इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज जो है OAD में ज्यामितीय सूत्र लगाएंगे। मैथ में फार्मूला पढ़े होंगे कि क्या होगा, ज्यामितीय सूत्र यानी कि बल अपान में, मैंने परिभाषा में बताया था कि बल अपान में दूसरे दो जो अन्य बल है उन बलों के बीच का जो कोण होगा वो, ठीक है, अनुपात के बराबर होता है, समानुपाती होता है। तो चलिए हम लगा लेते हैं वो त्रिभुज OAD में त्रिकोणमिति की ज्यामितीय सूत्र आपने पढ़ा होगा मैथ में, क्लास 11th में। ज्यामितीय सूत्र यानी कि साइन फार्मूला लगाने पर, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, साइन फार्मूला लगाने पर बहुत जल्द प्रूव हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो साइन फार्मूला हम लगा के देखते हैं भैया। साइन फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं O और A और अपान में क्या होगा, साइन ADO यानी कि A और है, इसके बाद D और इसके बाद है O, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ज्यामितीय सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ज्यामितीय सूत्र परिभाषा क्या था कि कोई तीन बल क्या हो, संगामी, मतलब एक ही बिंदु पर कार्य कर रहा हो और वो क्या हो, समय अवस्था में हो। तो एक बल जो होगा दूसरे दोनों बल, अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होगा। ज्या मतलब साइन के समानुपाती होगा। तो चलिए हम लगा लेते हैं इसमें OA एक बल हो गया P। तो हम लिख लेते हैं पहले OA अपान में OA बल हो गया P, और दूसरा अन्य दो बल कौन सा है, एक R है तो ये जा रहा है, R इधर की तरफ जा रहा है, और एक दूसरा बल है Q। तो Q के समांतर ये भी बल है, ठीक है। Q इसको भी तो लिख सकते हो क्योंकि उतना ही इसका परिमाण है, उतना ही उसकी लंबाई है और उतना ही उसकी परिमाण है, समझे। तो ये Q बल हो जाएगा। तो ये जो होगा इन दोनों के बीच का एंगल हमने क्या लिखा है,
क्या लिखा है हमने इस दोनों के बीच का, ODA या फिर ADO, तो लिखा है हमने ADO, तो ADO क्या हो जाएगा, लिख देंगे तो साइन लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे, एंगल, साइन एंगल ADO लिख देंगे। समझ में आ गया होगा, साइन एंगल ADO, कोष्टक नहीं लगाते, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, AD, A और D, तो AD लिख लेते हैं, AD हो गया। अब अन्य दो बल कौन सा है, ये बल जो है Q है, AD तो Q है भैया, ये तो इतना ही लंबाई के है ना, तो Q है। तो अन्य दो बल कौन सा है, एक R वाला है ये वाला, और एक है P वाला, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये वाला हम एंगल नोट करेंगे, तो आप पान में लिखेंगे साइन, और वो वाला एंगल जो कौन सा है, वो वाला जो एंगल है आपका AO, ये O है, AOD है क्या, AOD हमने निकाला है, चलिए साइन एंगल AOD लिख लेते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा, अब तीसरा बल क्या है आपका, DO की बात कर लेते हैं, D और O, DO बल जो है R के हैं, समांतर है, R लिख सकते हैं, तो DO बल है R है। और देखिए दूसरे अन्य दो बल कौन से हैं, एक है बल P और एक है बल Q, तो P और Q इन्हीं त्रिभुज में लगाना है, यही त्रिभुज में सिर्फ लगाना है, AOD में, तो यही त्रिभुज में देखना है हमें एंगल। तो अन्य दूसरा बल कौन सा है, P और Q, तो P और Q देखिए यहाँ पर कौन सा, ये P जा रहा है यहाँ पे, यहाँ तक आ रहा है, और Q ये वाला है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है ये वाला हम डिनोट करेंगे। तो अपान में लिखेंगे साइन, पहले लिख लेते हैं DO, अपान में साइन एंगल, आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, OAD, ठीक है ना, तो OAD एंगल लिख लेते हैं, एंगल OAD। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करना है और आपका ये लामीज थ्योरम 5 नंबर का प्रूफ हो जाएगा। परिभाषा लिख दीजिएगा और ये लामीज थ्योरम प्रूफ कर दीजिएगा, 5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे, 5 नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा। OA क्या है, OA यहाँ पर देख रहे हैं, O और A, ये है बल P, तो बल P लिख लेते हैं। अब देखिए साइन एंगल ADO क्या है, एंगल ADO यानी कि साइन 180 माइनस गामा हो जाएगा, साइन 180 माइनस गामा इज इक्वल टू AD कौन सा है, तो AD की बात कर लेते हैं, तो AD ये है, ये जो है लंबाई, ठीक है, लंबाई और दिशा समान है, इसकी लंबाई और दिशा समान है, तो इसके परिमाण भी समान होंगे, तो हम लिखेंगे Q बल, Q अपान में कौन सा है, एंगल AOD, तो AOD 180 माइनस बीटा, तो साइन 180 माइनस बीटा लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं। इसके बाद हम लिखेंगे इज इक्वल टू Q हो गया, साइन 180 माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ पर DO क्या है, DO जो है आपका R है, तो R लिख लेते हैं, इज इक्वल टू R अपान में क्या लिखेंगे, साइन एंगल OAD, तो OAD क्या है, 180 माइनस अल्फा, तो साइन 180 माइनस अल्फा। हर एक बातें आपको समझ में आ रहा होगी। चलिए अब हम इसको फटाफट प्रूव कर लेते हैं। P अपान में साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो अब लिखेंगे P अपान में साइन गामा इज इक्वल टू Q अपान में साइन बीटा इज इक्वल टू R अपान में साइन 180 माइनस अल्फा यानी कि साइन अल्फा। ये आपका फार्मूला प्रूव्ड हो गया। इसमें देखिए, इसमें दो बल दिए रहेंगे, P और Q दे रखेंगे, एंगल दिए रहेंगे, R पूछ दिया होगा, ऐसे भी कर सकता है, यानी कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं कितना आसानी से सॉल्व किया और आप आसानी से समझ गए होंगे। इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए, समझ लीजिए, कॉपी पर नोट कीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि ये फिक्स होता है, 5 नंबर का हमेशा आता है, 5 नंबर का जरूर आता है, 4-5 टाइप के पेपर बढ़ते हैं, किसी पेपर में ज़रूर आ जाता है 5 नंबर का। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। इसी पर बेस्ड मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपको। और लामीज थ्योरम का यूज मतलब कैसे होता है
ये आप समझ जाएंगे कि कैसे यूज होता है इस्लामी थ्योरम का, कितना इम्पोर्टेंस है इस्लामी थ्योरम का। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसे अब मिटा रहा हूँ, मिटाऊँ? चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसे। अब इसके बाद मैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्वेश्चन जो है ये रहा आपके बोर्ड पे, जो कि यूपी बीटीई में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 90 न्यूटन की एक वस्तु 2 हल्के धागों द्वारा लटकी है। धागों की लंबाई 5 मीटर तथा 12 मीटर है। ठीक है, दोनों धागे एक ही क्षैतिज रेखा पर 2 बिंदुओं पर बंधे हैं, जिनके बीच दूरी 13 मीटर है। धागों में तनाव ज्ञात कीजिए। टेंशन ज्ञात करना है। टेंशन मतलब फोर्स ही ज्ञात करना है कि धागे में कितना टेंशन यानी कि फोर्स अपना आ रहा है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 90 न्यूटन की एक वस्तु 2 हल्के धागों पर लटकी है और धागों की लंबाई है 5 तथा 12 मीटर। दोनों धागे एक ही क्षैतिज रेखा पर 2 बिंदुओं पर बंधे हैं। एक ही क्षैतिज रेखा है, एक ही क्षैतिज रेखा है, 2 बिंदुओं पर बंधे हुए हैं। ठीक है, और 90 न्यूटन का बल है और धागों की लंबाई 5 मीटर तथा 12 मीटर है। तो ये जो है आपका 5 मीटर मैं बना लेता हूँ, और ये जो है आपका 12 मीटर है। समझ में आ गया होगा। और जो बीच की इसकी धागों के इसमें जो क्षैतिज बिंदु है, इनके बीच की दूरी जो है 13 मीटर है। इसको हमने ले लिया ए और बी, इसको ले लिया हमने सी। चलिए ये है आपके ये बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन कराऊंगा एकदम पूरा 100% आपको समझ में आएगा। चलिए इस पर एक बल जो पॉइंट है इस पर लटका हुआ है। क्या लटका हुआ है? वस्तु लटकी हुई है। इसका जो वो बल है 90 न्यूटन है। तो 19 न्यूटन ये बल है। इसके एकदम क्या करेंगे, इस तरह हम परपेंडिकुलर इस पर मिलाएंगे। चलिए ये आपका एक त्रिभुज बन के तैयार हुआ। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एंगल की बात करें तो हम देखें कि कर्ण स्क्वायर, अगर हम इसको कर्ण माने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देख लेते हैं कि ये एंगल कितना आ रहा है। तो हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आप समझ गए होंगे। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर यानी कि 169 बराबर लंब स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि 169 बराबर 169 आ गया। यानी कि ये एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री का होगा एकदम। ये एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो यहाँ पर हम इस धागे जो है ये धागे ऐसी धागे में अगर इसका टेंशन T1 मान लें और इसका जो टेंशन है आपका T2 मान लें, इसी तरह तो इसका दिशा जो होगी T2 मान लें, और एक तीसरा जो टेंशन होगा आपका, तीसरा जो बल है आपका P, यानी कि इसको P बल मान लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तीनों बल एक ही संगामी बिंदु पर है और साम्यावस्था में है। तो हम लामीस थ्योरम का यूज करेंगे और इसको फटाक से कर ले जाएंगे। चलिए हम देखते हैं लामीस थ्योरम का यूज कैसे होता है। तो इसका हम अगर एंगल ये मान लें थीटा, तो ये तो है आपका परपेंडिकुलर है, तो ये तो 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। समझ में आया कि नहीं? चलिए तो अब हम बात करते हैं T1। T1 कौन सा है? ये वाला एंगल है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये है आपका T2, ये है T1 बल है। तो T1 अपान में
क्या लिखेंगे, T1 है ये बल, तो अन्य दो जो बल है उनके बीच का एंगल हमें लिखना है और साइन में लिखना है। तो ये जो है एंगल है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, यही तो एंगल फाइंड करना है। P और C और B, यही तो एंगल फाइंड करना है। तो एंगल PCB पहले लिख लेते हैं, इसके बाद T2 लिखते हैं। T2 है कौन सा, ये वाला है। तो T2 तो अन्य दो बल कौन सा है, ये वाला है, ये वाला। तो इसका एंगल जो होगा आपका T2 अपान में साइन, अगर देखें तो यहाँ से हम एक लाइन खींच दें तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, और ये आपका देख रहे हैं हम, ये एकदम क्या है, ये इस तरह है। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये एंगल थीटा, तो साइन लिखेंगे यहाँ पर 90 प्लस थीटा। समझ में आ गया होगा, इज इक्वल टू P बल है एक यहाँ पर, P अपान में इन दोनों बीच के बीच का एंगल जो क्या है, P अन्य दो बल क्या है, तो T1 और T2, ठीक है ना। तो अन्य दो बल के बीच का एंगल जो है ये वाला है, तो P अपान में साइन 90। समझ में आ गया होगा, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए एंगल PCB हमें फाइंड करना है। एंगल PCB अगर फाइंड करना है, PCB, तो इसको हम इधर बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये देखिए PCB ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। और जो ये एंगल जो होगा आपका, ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा थीटा बड़ा हो जाएगा, ये वाला, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम साइन, तो डायरेक्ट सिंपल लिख लेंगे T1 अपान में साइन 180 माइनस थीटा। समझ में आ गया होगा, इज इक्वल टू T2 अपान में साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, इज इक्वल टू P अपान में साइन 90 का मान होता है 1। अब हम एक एक को सॉल्व करेंगे और आसानी से हम सॉल्व कर ले जाएंगे। तो T1 का अगर देखें तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, फिर से अभी आगे बढ़ाते हैं इसको, T1 अपान में साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू T2 अपान में कॉस थीटा इज इक्वल टू P का वैल्यू क्या है 90 न्यूटन, तो 90 न्यूटन लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 90 न्यूटन T1, तो अब हम इन दोनों को ले लेते हैं साथ में। T1 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सिंपल है, T1 जो होगा 90 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, 90 इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर T2 जो होगा 90 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, तो T1 इजकल टू 90 इंटू साइन थीटा और T2 जो है 90 इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना हो, तो फ्रेंड्स देखिए अब हमें फाइंड करना क्या पड़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू नहीं रहेगा तो हमें काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल त्रिभुज ACB में हम देख लेते हैं। ये हो गया आपका, इस तरह बनाएंगे, ये हो गया आपका कर्ण, कर्ण कौन सा इसमें 13 वाला है, ठीक है। और ये जो है आपका A है और ये है आपका B है और इस तरह खींचा गया है। और C वाला जो है 90 डिग्री पे है, तो C वाला 90 डिग्री पे हो गया। अब देखिए यहाँ पर B क्या है, B जो है आपका AB तो हो गया, AB हो गया है का, AC कौन सा है 12 मीटर, तो AC 12 लिख लेते हैं। और BC क्या है 5 मीटर, जो भी हो 5 मीटर, ठीक है, लिख लिया। फ्रेंड्स हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है यहाँ पे थीटा। साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा यहाँ से ले लेते हैं 5/12
13, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, कास्ट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी कि 12/13। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, 12/13 और 5/13। तो वहाँ से लिख देंगे यहाँ पर T1 का जो वैल्यू आएगा आपका 90 × 5/13। ठीक है, चलिए तो 9×5=45, 450/13 आपको कैलकुलेटर मिलेगा ले जाने के लिए। ठीक है, आप कैलकुलेटर परचेज नहीं किए हैं तो अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए कैलकुलेटर हमेशा आपको नेसेसरी है, कैलकुलेटर परचेज कर लीजिएगा कैसियो का। तो T1 का जो वैल्यू होगा आपको मैं डेसिमल में डिवाइड करके लिख देता हूँ, 34.61 आएगा, 34.61 न्यूटन आ जाएगा। और T2 जो होगा आपका 90 cos थीटा, यानी कि cos थीटा का वैल्यू क्या है 12/13, यानी कि 1080/13, यानी कि इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 83.08 न्यूटन। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए ये इतना जब जानेंगे तो ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि धागों में तनाव ज्ञात करना है। धागों में तनाव T1 और T2, ये तो धागा ही तो है, तनाव हमने ज्ञात कर दिया। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और लामिस थ्योरम का यूज भी समझ गए होंगे अच्छे से। और इसी पर बेस्ड मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा लामिस थ्योरम पर, और पहले सारा मतलब चैप्टर का थ्योरी वगैरह समाप्त कर लूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लगाते रहिएगा और मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि हर टाइम मैं इसी प्रकार के वीडियो लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पर, अपने डिप्लोमा से संबंधित और बोर्ड एग्जाम से संबंधित हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक, हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक आपको कवर कराता हूँ। आपको पीडीएफ जो है बुक भी प्रोवाइड करवाता हूँ और क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवाऊँगा, आपको पेपर भी प्रोवाइड करवाऊँगा। आपको कुछ परचेज करने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे रहिए और पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और देख रहिए इस विपत्ति ये चल रही है। ठीक है, तो लॉकडाउन की स्थिति में आप अपने घर पे सेफ रहिए और घर पर आसानी से पढ़िए। हम लोग ऑनलाइन सुविधा आपको दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।